नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा एवरेज का चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर को फिनिश करेंगे और ये उसका एवरेज का पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए हमें 4 पार्ट में ये चैप्टर खत्म करना पड़ा। और सारे क्वेश्चंस कराने भी बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और सारे टाइप भी उस तरीके से कवर करने ज़रूरी थे। आज की इस क्लास को हम ख़त्म करने के बाद कल से अपना जो लेवल 2 के मॉक टेस्ट रहने वाले हैं आपके, क्योंकि हमने 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए 15 से 20 मॉक टेस्ट लेवल 2 के करा दूँ, जिससे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आए और आप जो एग्जाम्स के क्वेश्चन है आपके, वो बहुत इजीली कर पाओ। लेवल 2 के यानी कि हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम छोटे लेवल के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। और यूजुअली होता भी है कि आप अगर एक अच्छे लेवल पे तैयारी कर लो तो नॉर्मल नॉर्मल एग्जाम्स के नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि कल की क्लास में, यानी कि जो कल से हमारे मॉक टेस्ट आने वाले हैं, उसमें लेवल 2 के मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं। तो ये तो जानकारी थी कल की क्लास की। और आज की क्लास में अपना ये एवरेज का पार्ट 4 रहने वाला है। ये खत्म करने के बाद हमारा एवरेज का चैप्टर हमारा कंप्लीटली हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना किसी देरी के। और जो हमारा कल की क्लास में हमने किया था, कल की क्लास में हमने, आप सभी लोग जानते हैं, कल की क्लास में हमने अपने 55 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ये आज मैं वो 56 क्वेश्चन से आपको कराऊंगा। आप देख रहे होंगे थोड़ी प्रेजेंटेशन भी अलग है, तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई जाए। तो फिर शुरुआत करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। 31 मैचों में धोनी का जो औसत था वो 31 रन था। 31 मैचों में यानी 31 मैचेस उसने खेले और उसमें जो उनका एवरेज था वो कितना था, 31 ही था। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, यानी कि अब औसत जो है 33 करने के लिए, अब तो 31 है औसत, अब औसत 33 बनाने के लिए, अब औसत कितना 33 बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ताकि वो अपने जो अगले मैच में, यानी कि अगले मैच में उनको कितने रन बनाने पड़ेंगे ताकि वो अपना जो औसत है उसको कितना कर पाए, उसको 33 कर पाए। ये हमें बताना है, ठीक है। थोड़ी प्रेजेंटेशन अलग है तो पेन को भी बहुत अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि अगर अगले मैच में वो कितने रन बनाएंगे जिससे उनका जो औसत है वो 33 से होकर के कितना हो जाएगा, 31 से होकर के कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर देखो इजीली बताता हूँ, अगर उनको 33 अपना औसत करना है तो यानी कि 2-2 रन बढ़ाने पड़ेंगे, 2 रन बढ़ाने पड़ेंगे अपने औसत में। अब अगर 2 रन बढ़ाने पड़ेंगे औसत में, तो इसका मतलब क्या है कि सारी पारियों में, पिछली सारी पारियों में 2-2 रन एक्स्ट्रा आएंगे। यानी अगर 31 पारी थी लास्ट की, तो उसमें सब में 2-2 रन एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, तभी तो जाके हम दो औसत में 2 रन एक्स्ट्रा जोड़ पाएंगे। तो यानी कि लास्ट की जो 31 पारी थी उनके लिए हमें एक्स्ट्रा 62 रन भी बनाने पड़ेंगे, तब जाके तो उन 31 पारियों का हमारा क्या होएगा, उन 31 पारियों का जो एवरेज है वो 33 आएगा। और जो अगली पारी है उसको भी 33 रन पर लेके जाना है, तो वो अगली पारी के लिए 33 रन और बनाने पड़ेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ टोटल उनको 95 रन बनाने पड़ेंगे अगली जो पारी उनकी होगी, अगला जो मैच उनका होगा उसमें, तब जाके उनका जो स्कोर है वो उनके औसत में 2 रन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आप बात लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाए तो मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी। उन्होंने बोला है कि 31 मैच है और 31 मैच में उनका जो स्कोर है वो 31 रन है। अब उनको कितने रन ऐड करने पड़ेंगे, मैं मान लेता हूँ एक्स रन की एक पारी खेलनी पड़ेगी, तब जाके उनके कितने मैच हो जाएंगे, 32 मैच का जो स्कोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 33। आप लोग ये बात समझ में कि समझ गए? आप मुझे बताइए 31 का स्क्वायर, 31 की अगर मैं मल्टीप्लाई 31 से करूंगा तो कितना आएगा, 31 ही कम 31,
31 या कितने होते हैं? आप बोलोगे भैया 93 होते हैं। और 93 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितने 96 आएगा, यानी कि 961 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। और प्लस उसमें एक्स रन की एक पारी उन्होंने खेली अगली, जिससे उनका स्कोर कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड करने के बाद कितना है, 32 से कितने होते हैं 96, और 32 से 96, 96 और 9 कितने हो जाएंगे 96, और 6 हो जाएंगे 102। ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको 102 में से माइनस कर 126 में से माइनस कर देना है, किसको, 961 को। तो आंसर जो हमारा आएगा निकल के वो 5 बचेगा। और इधर आपके पास 11, 11 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, क्या आंसर आएगा आपके पास? आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों, कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे, 96 का 3 हासिल 9 हो जाएंगे, और 96 और 9 105 होंगे, माफी चाहूंगा, ये 105 होंगे दोस्तों। 96 और 9 105 हो जाएंगे ना, हाँ ये हो जाएंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास ये, और 15 में से आपके पास 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 95 आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेसिक से समझ में आ गया तो आप बेसिक से जा सकते हो, और अगर आप बेसिक से नहीं समझ पाए और आपको ट्रिक से जो मैंने अभी समझाया था बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, उसको समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास रहने वाला है कौन सा है, 57 नंबर क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, इजीली करने की कोशिश भी करेंगे। 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रन का औसत कितना है, 36 है। उसने जो औसत बनाया 17 पारियों में वो 36 औसत है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए उनको अगली पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे। देखो दोनों तरीके से बता देता हूँ। आप मुझे बताइए अभी कितने रन है उनके, अभी रन है 34, और उनको कितने रन बढ़ाने हैं, उनको 5 रन बढ़ाने हैं हर एक पारी के हिसाब से, यानी कि एवरेज में 5 रन ऐड करने। और अगर एवरेज में 5 रन ऐड करने पड़ेंगे तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 39 हो जाएगा, 39 एवरेज हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर अगर उन्होंने एक एवरेज में 5 रन उन्होंने ऐड किए, तो मुझे बताइए एक पारी में उन्होंने 5 रन, मतलब जो 17 पारी उनकी हुई होगी उसमें 5 रन तो उन्होंने ऐड करे होंगे। जो 17 पारी हुई होगी उन 17 पारियों में कितने रन, उन 17 पारियों में हर एक पारी में 5 रन ऐड करे होंगे। तो हर एक पारी में अगर 5 रन ऐड करे होंगे, 17 पंजे कितने होते हैं, 17 पंजे 85, यानी कि 85 रन तो उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए, ताकि उनका एवरेज कितना बढ़ जाए, उनका एवरेज बढ़ जाए 5 रन से। और जो नेक्स्ट पारी उनकी आएगी तो एवरेज बढ़ने के बाद कितनी आएगी, 39 रन की पारी उन्हें खेलनी पड़ेगी, तभी तो जाके उनका टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 8 4 12, यानी कि 124 रन की उन्हें पारी खेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो उनका मैच होगा तब जाके उनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, वो टोटल एवरेज आ जाएगा उनका 39। आप लोग बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अगर इजीली अगर इस तरीके से आप नहीं समझ पाए तो मैं फिर आपको एक बार उससे बता देता हूँ। देखो 17 पारी खेली उन्होंने, और 17 पारियों का औसत कितना है, 34 है। अब नेक्स्ट पारी उनको एक्स रन की खेलनी पड़ेगी, जिससे अब उनकी 18 पारियों का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 39 हो जाएगा। बात आगे समझ में, 17 चौका 68 होते हैं, 17 दिया 51 होते हैं, 51 और 6 आपके पास होते हैं 57, और प्लस एक्स हो जाएगा, और 18 नंबर कितने होते हैं 162, और 18 या 54 होते, 54 और 62, 18 या 54 होते, 54 और 16 आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपके पास कितना आएगा, आप बोलेगे भाई 70 आएगा। यहाँ से आप x का मान निकाल दीजिए, x का मान निकालोगे तो कितना बचेगा, देखो 22 यहाँ से बचेगा, 22 और 2 24, 24 और 2 100 कितने होते हैं 124 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा x का, यानी कि नेक्स्ट पारी जो होने वाली है वो कितने रन की होने वाली है, 124 रन की। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 58 नंबर। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो जाता है, यानी कि 0 पे आउट हो जाता है। इससे उसका औसत क्या है, 2 रन घट जाता है। औसत क्या होता है, 2 रन घट जाता है, तो उसके रनों का नया औसत कितना होगा ये बताना। देखो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्या समझेंगे,
उन्होंने 64 पारी क्या करी है, 64 पारी उन्होंने खेली है, और 64 पारी का एक निश्चित औसत था, मैं मान लेता हूँ x, तो 64x हो जाएंगे टोटल रन। अब जो नेक्स्ट पारी है उन्होंने उस पारी में कितना रन लिया, 0 रन लिया, यानी अब कितनी पारी हो जाएगी, अब हो जाएगी 65 पारी, और 65 पारियों में जो एवरेज उनका बचा, अगर उनका एवरेज x था तो अब एवरेज हो जाएगा x माइनस के 2, क्योंकि 2 रन घट जाएंगे। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका सही उत्तर आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपके पास 64x प्लस के 0, और बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 65x माइनस के 130। बात समझ में गई। एक्स की वैल्यू यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास, देखो इधर आएगा तो x बचेगा, ये हो जाएगा 130। यानी मैं कह सकता हूँ पहले जो उनका औसत था वो हो सकता है उनका 130 रन। अब जो उनका औसत हो जाएगा, जो नया औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 128। ये ओल्ड औसत था उनका, ओल्ड, ये था उनका ओल्ड औसत, ओल्ड। हम तो नए वाले की बात कर रहे हैं, तो न्यू औसत कितना हो जाएगा, x माइनस के 2, x माइनस 2 यानी कि 128 हो जाएगा। आप लोग बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये हो जाएगा उनका न्यू औसत, यानी कि न्यू एवरेज उनका आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। मोहन ने 17वीं पारी, 17वीं पारी की बात हो रही है, 17वीं पारी में 97 रन बनाए, और इस तरह से उसका औसत क्या है, 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ओके, ध्यान रखेंगे बात का। आप मुझे बताइए, अगर 17वीं पारी में 97 रन उन्होंने बनाए, देखो मैं मान लेता हूं उनका जो औसत था, पहला जो उनका औसत था वो x रन था, उनका जो औसत था वो x था, यानी कि 17 पारियों में, 17वीं पारी यानी कि 16 पारियों में, कितनी पारियों में दोस्तों, 16 पारियों में उनका जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा, x रहा होगा, यानी कि 16x उनका औसत रहा होगा। 17वीं पारी में उन्होंने क्या किया कि 17 रन, 97 रन मार दिए, क्या हुआ, 97 रन। अब ये 17 पारी हो जाएंगे, और ये 17 पारी के बाद इनका जो औसत हो जाएगा वो x प्लस के 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से बढ़ जाता है, ये बोला ना कि औसत 3 से बढ़ जाता है। अब हमें बताना इनका औसत क्या आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 16x प्लस के 97, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 17x, और ये हो जाएगा प्लस के 17 थे 91। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 46, यानी 46 तो उनका स्टार्टिंग का एवरेज था। अब 17वीं पारी के बाद उनका एवरेज बताना कितना होगा, तो 17वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो जाएगा, x प्लस के 3 हो जाएगा, x प्लस 3 का मतलब हो जाएगा 49, तो एवरेज क्या आ जाएगा 49, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का बल्लेबाजी स्कोर कितना है, 40 रन है, यानी कि 30 पारियों में उन्होंने औसत रन कितने बनाए, 40 रन बनाए। उनका उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यानी कि जो उनका मैक्सिमम उनका स्कोर गया है, उनका जो मैक्सिमम स्कोर गया, बेस्ट स्कोर वो 100 रन से अधिक है उसका, मतलब 100 रन अधिक है उसके न्यूनतम स्कोर से। यदि इन दोनों पारी को शामिल नहीं किया जाता तो शेष 28 पारियों का जो औसत हो जाता है वो 38 रन हो जाता है। तो न्यूनतम पारी का हमें रन बताने की, ठीक है, समझ पा रहे हो बात। हम मान लेते हैं, बहुत इजीली तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से हम मान लेते हैं उनकी जो 30 पारी है, उन्होंने बताया हुआ है हमें कि जो 30 पारी है उनका जो औसत रन है वो 40 है, यानी जो इनके टोटल रन हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे। अब क्या होता है कि ये जो टोटल रन है 3 चौक 12, यानी कि 1200 रन हो जाएंगे 40 पारियों में, टोटल 30 पारियों में टोटल जो रन हो जाएंगे वो 1200 रन हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उनका जो उच्चतम और न्यूनतम स्कोर है, मैं उच्चतम स्कोर को ए मान लेता हूँ और न्यूनतम स्कोर को मान लेता हूँ ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स मान लेता हूँ, ए माइनस 100 मान लेता हूँ, क्योंकि 100 कम है उससे। ये दोनों उसके स्कोर आ जाएंगे, उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का सम आ जाएगा। अब क्या होता है कि अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो 28 पारी जो है, 28 पारी उनका औसत 38 रन रह जाता है। उनका औसत क्या होता है दोस्तों, उनका औसत क्या होता है, 38 रन रह जाता है, यानी कि जो बाकी बची हुई 2 पारी है उसको निकालने के बाद
जो आपकी सबसे उच्चतम पारी थी, यानी कि जिसमें आपने सबसे मैक्सिमम स्कोर बनाया था उस पारी को, और जिसमें आपने न्यूनतम स्कोर बनाया था उस पारी को निकालने के बाद जो एवरेज रह जाता है वो इतना रह जाता है। तो 28 पारियों का टोटल रन अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया 1064 आएगा, 1064 आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों एक काम कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, इसमें से अगर हम इसमें से 1200 में से ये संख्या घटा दें, तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि उच्चतम और न्यूनतम पारी का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ a प्लस a माइनस के 100 बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? देखो, आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 1200 में से माइनस कर दीजिए आप कितना, 1200 में से 1064 आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो बचेगा वो 136 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, आपके पास आ जाएगा 2a, और कितना हो जाएगा, माइनस के आपके पास 100 हो जाएगा, और बराबर आपके पास हो जाएगा 136। तो यहाँ से a का मान जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 236 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 236 बचेगा ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि a का जो मान आ जाएगा वो 118 आ जाएगा। उन्होंने पूछा है कि जो न्यूनतम उनका स्कोर है वो कितना होगा, वो होगा 100 माइनस a माइनस 100, तो a माइनस 100 आप कर दीजिए, a माइनस 100 कर दीजिए, a माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 18 हो जाएगा, यानी कि इनका जो मिनिमम स्कोर रहा वो कितना रन रहा, वो रहा 18, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवर में भारत का जो रन रेट था वो 7.1 रन था। पहले 20 ओवर में 7.1 रन था। 45 ओवर में 45 ओवर में 425 रन का लक्ष्य उन्हें दिया गया है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह खेल को जीतेंगे, न्यूनतम औसत क्या बनाना चाहिए? अगले जो उनके पास 25 ओवर में उसमें कितने न्यूनतम औसत उनको बनाना चाहिए? देखो, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो आसानी से कर पाओगे। आप मुझे बताइए, आप सभी लोग मैच तो देखते होंगे, ये रन रेट है, ये कितना है, 20 ओवर की बात है। 20 ओवर में दोस्तों उनका जो रन रेट रहा वो कितना रहा? रन रेट का मतलब होता है एवरेज ही होता है, यानी कि पर ओवर कितने रन उन्होंने मारे, 7.1 रन मारे। अगर मैं इसमें टोटल रन निकाल के लेके आता हूँ तो 7 दूनी 14, 140 रन बैठते हैं, 140 नहीं 142 रन, यानी 20 ओवर तक उन्होंने कितने रन मार दिए, 142 रन मार दिए। अब अगर 20 ओवर तक 142 रन मार दिए तो हमारे पास लक्ष्य कितने रन का है? आप बोलोगे भैया लक्ष्य जो है हमारे पास वो 425 रन का है। अब इस 425 रन में से 142 रन तो बन चुके हैं, तो कितने रन बचे? 3, और 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे, और 100 कितना बचेगा, 283 रन हमें चाहिए अभी, 283 तो बचेंगे। ये 283 रन हमको चाहिए दोस्तों, और 283 रन कितने ओवर में चाहिए? आप बोलोगे भैया 25 ओवर में, यानी कि 25 ओवर में हमको कितने चाहिए, 25 ओवर में हमको 283 रन चाहिए। तो रन रेट क्या रहने वाला है, इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए, बस आप इसको आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 25 ही कम 25 आएगा, बचेगा 3, 25 ही कम 25, यानी कि 11.32 रन हमें पर ओवर चाहिए। इतना रन रेट हमारा होना चाहिए, तब जाके हम इस मैच को जीत पाए। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो सी आंसर हमारे पास है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इतने रन हमारे पास 20 ओवर तक बन गए थे, इतने रन हमारे पास कितने 20 ओवर तक बन चुके थे। इतने रन हमें चाहिए दोस्तों, कितने ओवर में, 25 ओवर में चाहिए, तो हमारे पास जो रन रेट आ जाएगा वो 11.32 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, कैसे आप इसको कर पाओगे देखते हैं। देखो, ध्यान से समझेंगे ना क्वेश्चन को, एक बार बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कर। क्वेश्चन को पढ़ो आप एक बार, और पढ़ने के बाद इसको कोशिश करो कि आप इसको किस तरीके से इजीली सॉल्व कर पाओ। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं आपके लिए बताऊंगा। देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेटर राम जिन्होंने 201 दिवसीय मैच खेले, यानी कि वनडे, जो वनडे 120 रन 50 ओवर के रन
मैच होते हैं, 200 वनडे उन्होंने खेल चुके हैं। क्रिकेटर राम के द्वारा बनाए गए औसत रन इस प्रकार है, ध्यान रखें। पहले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन कितने हैं? 50 है। अगले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन कितने हैं? 54 है। और अंतिम 100 मैचों में बनाए गए जो औसत रन 52। क्रिकेटर लक्ष्मण ने राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेला है, और इन मैचों में राम ने 12,000 रन ज्यादा बनाए। 12,000 रन कितने ज्यादा बनाए? और 20 मैचों में क्या हुआ? 20 मैचों में नॉट आउट। इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है, याद कीजिए, नोट क्या दिया हुआ है? औसत कुल बनाए गए रनों के बराबर है, जिसे पारी की संख्या से विभाजित करें, नॉट आउट की संख्या घटाएं। ये ध्यान रखना है, तो ध्यान रखेंगे आपको। अंतिम 100 मैच की हम बात करते हैं। अंतिम 100 जो राम है, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने जो अंतिम 100 मैच थे, उनके लास्ट 100 मैच, लास्ट कितने? लास्ट 100 मैचेस, जो उनके लास्ट 100 मैच रहे, उसमें जो उनका औसत रहा वो 52 रहा। यानी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि जो उनका टोटल रन रहे वो कितने रहे? आप बोलोगे 5200 उनके रन रहे। कितने रन रहे भैया? 5200 उनके रन रहे। बात इतनी आपको समझ में आती है। अब दूसरी बात ध्यान रखेंगे, दूसरी बात क्या दी हुई है? इन्होंने दी हुई है क्रिकेटर लक्ष्मण ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और इन इन मैचों में राम से 120 रन अधिक बनाए। यानी जो बात के 100 मैच थे, उसमें राम से 120 रन अधिक बनाए। तो अगर राम से 120 रन अधिक बनाए तो हम लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, हम लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण की। तो लक्ष्मण की बात अगर हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उनके जो टोटल रन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया 5200 में आप 1200 रन और ऐड कर दीजिए। 1200 रन ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 6400 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो लक्ष्मण के रन थे वो 64 रन थे। बात इतनी समझ में आ गई। अब हमें लक्ष्मण का क्या बताना है? एवरेज बताना। हमें क्या बताना है? लक्ष्मण का एवरेज बताना है। लक्ष्मण का एवरेज, एवरेज कैसे बताएं? हमें बताया हुआ है ऊपर क्या? कुल औसत बताने के लिए बनाए गए रन के बराबर है, जिसे पारी की संख्या से विभाजित करना है, और नॉट आउट में से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। आप इसको समझो, कितना है औसत? कितने हैं टोटल रन? कितने उनके? 6400 रन है। टोटल 6400 रन है। अब कितनी पारी उन्होंने खेली? बाद की पारी की बात हो रही ना, तो 100 पारी उन्होंने खेली, और 100 में से कितनी पारी सुने नहीं खेली जिसमें नॉट आउट रहे? 200 पारी, सॉरी 20 पारी नॉट आउट रहे। तो कितना आ जाएगा इनका औसत? इनका औसत आ जाएगा भैया 80 रन। आप समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? 80 रन इनका औसत आ जाएगा। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। 3 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं हो पाया। ठीक है, तो जितना बड़ा आपको क्वेश्चन दिखता है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है, आप अगर एक बार उसको ढंग से पढ़ लें तो। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 63 नंबर की। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी है? 44 वर्ष। जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी परिवार में शामिल हो जाती है, तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। शादी के 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। बेटे की शादी के 5 वर्ष बाद बहू और बच्चे की औसत आयु बतानी क्या हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको अगर अच्छे से समझोगे तो आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में जल्द से आप टाइम टू टाइम नहीं कर पाते। मैं आपको बहुत इजीली समझा के लेके जाऊंगा, आपको भी बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, आप बताइए, 5 सदस्यों का एक परिवार है उनका जो औसत है वो 44 रन है। तो आप मुझे टोटल बता दीजिए, टोटल कितना होगा? टोटल कुल जो परिवार की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया 44 क्या है? 44 औसत है और 5 सदस्यों का औसत है। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। यानी कि 220 हो जाएगा टोटल। सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया सम हो जाएगा 220। सम हो जाएगा 220। इतनी बात आपको समझ में आ गई?
बेटे की शादी के बाद क्या है, परिवार के कुल सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या कह रहे हैं इन्होंने कि बेटे की शादी के बाद, आप मुझे बताइए बेटा की शादी अगर हो जाती है तो एक सदस्य बढ़ जाएगा, तो अब जो मेंबर हो जाएंगे वो मेंबर हो जाएंगे 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन औसत में क्या होता है, इन्होंने बताया कि औसत क्या होता है, 2.5 साल कम हो जाता है। अगर औसत 2.5 साल कम हो जाएगा तो 44 में से हमें कितना कम करना पड़ेगा, 44 में से आप 2.5 साल कम कर दीजिए। अगर 44 में से 2.5 साल कम करेंगे तो हमारे पास जो नया एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 41.5 आ जाएगा हमारे पास ये न्यू एवरेज। ये क्या हो जाएगा, आपके पास न्यू एवरेज आपके पास हो जाएगा। इतनी बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, 6 सदस्य हैं तो टोटल जो सम हो जाएगा शादी के बाद आयु का वो कितना हो जाएगा, 41.5 की मल्टीप्लाई आप 6 से कर दीजिए, जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे भैया वो निकल के आएगा 200, 249, 249 आएगा निकल के। आप बात लोग समझ गए कि नहीं बात, 249 निकल के आएगा। अब आप एक काम करिए, पत्नी की आयु कैसे निकालेंगे, पत्नी की आयु ऐसे निकालेंगे भैया, पत्नी की आयु निकालने के लिए हमें जो टोटल अब 6 सदस्यों का सम है आयु का, उसमें 5 सदस्यों का सम को निकाल देंगे, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया यहाँ बचेगा 29 वर्ष, यानी कि जो पत्नी है वो 29 वर्ष की है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप पत्नी का क्या निकाल सकते हो, पत्नी की आपने आयु निकाल ली, आप 29 वर्ष उसकी आयु आ गई, ठीक है। इन्होंने बोला है कि शादी के 5 वर्ष के बाद, शादी के 2 वर्ष के बाद बच्चा पैदा होता है, यानी कि शादी के 2 वर्ष के बाद बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। अब शादी के 5 वर्ष के बाद बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, आप मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए अगर शादी के 5 वर्ष के बाद की बात हो रही है, शादी के 2 वर्ष के बाद, 2 ईयर आफ्टर, क्या होता है, एक बेबी होता है और उसकी आयु तब तक कितनी होती है, 0 वर्ष होती है। और 5 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, 5 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 3 साल हो जाएगी उसकी आयु। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 3 साल उसकी आयु हो जाएगी। हमसे पूछा क्या गया है, बेटे की शादी के 5 वर्ष के बाद बहू और बच्चे का औसत बताना, बहू और बच्चे का। आप मुझे एक बात बताइए, अब जो अब जो बहू की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया शादी के 5 वर्ष की बात हो रही, तो बहू शादी के टाइम पे कितनी थी, 29 वर्ष की थी। 29 में 5 वर्ष आप ऐड कर दीजिए तो बहू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बहू, लो चलो बहू लिख देता हूँ, ये बहू कितने वर्ष की हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 34 वर्ष की हो जाएगी। और अब बेटा 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, जो उनका बच्चा हुआ वो कितना हो जाएगा, 34, और ये कितना हो जाएगा 3 वर्ष का, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 37 है, तो 17 दूनी 18 दूनी 36, 37, तो 18.5 आ जाएगा, 18.5 इसका औसत आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बात को समझ पाए होंगे बहुत इजीली। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए। 50 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी जो औसत आय है वो 30 वर्ष है। 125 लोगों की छुट्टी के दौरान शहर से बाहर चले जाते हैं, जिसे शेष लोगों की उम्र 2 वर्ष क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। छुट्टी में बाहर गए लोगों की औसत आयु बतानी कितनी होगी, आसान क्वेश्चन, आप इजीली कर पाओगे। देखो 50-500 लोग जो है एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनका जो औसत है वो कितने वर्ष है, वो 30 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, टोटल जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3×5 = 15, यानी कि 15,000 हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। अब क्या होता है, 125 लोग चले जाते हैं, अगर 125 लोग चले जाएंगे तो अब जो लोग बचेंगे, शेष रिमेनिंग जो लोग बचेंगे, जो रिमेनिंग लोग बचेंगे वो कितने बचेंगे, वो बचेंगे भैया आपके पास 375। अब इस 375 लोगों का जो औसत बचेगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया अगर 125 लोग चले जाते हैं तो शेष लोगों की जो आयु हो जाती है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि इन 75 लोगों की जो आयु हो जाएगी अब कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष हो जाएगी। तो आप इसका सम निकाल लीजिए कितना बचेगा, आप इसका निकाल दीजिए सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ से निकल के आएगा भैया 12,000, यहाँ से निकल के आएगा भैया 12,000, यानी कि अब जो आयु का सम हो जाएगा, उनकी जो उम्र का जो योग हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए इसमें जो आयु का योग है
उन आयु के योग में से स्टार्टिंग वाले में से बाद वाला घटा देंगे तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 300 बचेगा भैया, 3000 सॉरी। अब ये 3000 जो सम है ये कितने लोगों का है? आप बोलोगे जितने लोग चले गए। तो चले कितने लोग गए? बोलोगे भैया 125 लोग चले गए। यानी कि जो गए हुए लोग थे उनका जो आयु, जो उनकी एज का सम है वो 3000 है। तो उनको 125 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल आएगा 25 से 8 बार कर देगा, 8 से 24 यानी कि 24%। जो लोग गए उनका जो औसत आयु थी वो 24 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 65। एक पुराने सदस्य की जगह एक नया सदस्य के लेने के बाद एक पुराना सदस्य गया, एक नया सदस्य आया। यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष के पहले थी। जितनी 3 वर्ष के पहले थी। बदले गए सदस्यों और नए सदस्य की उम्र के बीच का अंतर बताना कितना होगा? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आपको ध्यान से समझना है, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको ध्यान से समझना है। देखो, करते हैं इसको हम। एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य लेने के बाद पुराना सदस्य गया और नया सदस्य आया। हम मान लेते हैं दोस्तों, जो 5 सदस्य हमारे पास है ना? 5 सदस्य तो है, ये 5 सदस्य है। उनका जो औसत मैं मान लेता हूँ, उनका जो एवरेज है उसको मान लेता हूँ ए फॉर एवरेज मान लेता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा एवरेज, ठीक है? ये एवरेज हो जाएगा। और 3 वर्ष पहले जो इनका एवरेज होगा दोस्तों वो कितना होगा? 3 वर्ष पहले, इन्होंने बोला ना कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व की अगर मैं बात करता हूँ तो जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष पूर्व का जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा ए माइनस के 3, है ना? ये तो बात आई समझ में आपको? ए माइनस के 3 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जो अब हाँ, आप मुझे बताइए, क्वेश्चंस के हिसाब से हम देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्या होता है? इन्होंने बोला जितनी 3 वर्ष पहले औसत था उतना हो जाता है। बदले गए सदस्य और नए सदस्य का अंतर बताना क्या होगा? आप मुझे बताइए, जो नया सदस्य आया, इसका जो औसत है, पहले जो औसत था वो होगा। अब जो नया सदस्य आया, ध्यान से समझेंगे, नया सदस्य जो आया, जो हम क्या करते थे कि अगर मान लो 3 हमारे पास औसत था और कोई एक व्यक्ति आता है जाता है, मान लो वो 5 वर्ष का था और जो आया हुआ व्यक्ति है वो 2 वर्ष का व्यक्ति है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो इनका दोनों का अंतर क्या होगा? जो आया व्यक्ति 5 वर्ष का है, जो गया हुआ व्यक्ति 2 वर्ष का है, तो अंतर कितना आ जाएगा? 3 का अंतर आ जाएगा। अब इस 3 को किस में डिवाइड करेंगे? इन 3 लोगों में डिवाइड कर देंगे। यानी कि सब में 1-1 डिवाइड होगा तो औसत में क्या हो जाएगा? औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि औसत 4 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं। तो औसत पहले कितना था? ए था। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि इनके सदस्य जो है, नया सदस्य जो है, मैं मान लेता हूँ नए सदस्यों को न्यू, ठीक है? न्यू क्या एन ही लिख देते हैं। और जो ओल्ड सदस्य है उसको माइनस करेंगे इसमें से। ओल्ड सदस्यों को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो औसत आएगा, जो संख्या निकल के आएगी, उसको 5 लोगों में डिवाइड कर देंगे। तो जो औसत निकल के आएगा वो औसत निकल के आ जाएगा आपके पास ए माइनस के 3। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? आप बोलोगे भाई बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है? अब यहाँ पे हमें इसी की वैल्यू चाहिए, हमारे पास इसी की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है? तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ए से ए कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए से क्या कट जाएगा? ए कट जाएगा। 5 की वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि न्यू माइनस के ओल्ड जो हो जाएगा उसका जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 15। देखो माइनस का था, अगर हम ओल्ड न्यू करेंगे तो माइनस का अंतर क्या होता है? हमें पॉजिटिव होता है, तो अंतर हमेशा पॉजिटिव होगा। अंतर क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा 15%, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए बात को? बहुत इजीली आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 66। 11 संख्याओं का औसत 50 है यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 59 है। तो छठी संख्या का औसत बताइए। देखो 6 संख्या क्या होगी? छठी संख्या इसमें 2 बार ऐड हो जाती है। ऐसे केस में क्या होता है? 6 संख्या 2 बार ऐड हो जाती है तो हम क्या करते हैं?
जैसे हमें बताया हुआ है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, यानी कि 550 हो जाएगा। अब इस टोटल सम को क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग के जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत कितना 51, तो इसका सम कितना आ जाएगा 51 गुणा 6, यानी कि 6 कम 6, 6 पंजे 30, 306 आ जाएगा। और बाद की जो 6 संख्या है उनका सम कितना आ जाएगा, 6 नम 54 का 4 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये 12 संख्याएं बन गई, और इसमें 12 संख्या कैसे बनी, क्योंकि इसमें 6 संख्या जो है, छठे नंबर जो है वो 2 बार ऐड हुआ, तो इसका सम कितना हो जाएगा 0, और 5 ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 666 बचेगा। अब 666 में से आपको 555 माइनस करना, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 110। आंसर कितना आ जाएगा, 666 माइनस के 550, तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 110, यानी कि जो छठी संख्या है वो 110 आ जाएगी। 110 ही तो आएगी, इन दोनों संख्याओं में से इसको माइनस करेंगे तो एक जो फालतू संख्या होगी उसका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 66-67। तीन संख्याओं का औसत क्या है, 1.2 है। उनमें से पहली 20 संख्याओं का औसत 1.1 है, और अगली 9 संख्याओं का औसत कितना है, 1 है। तो पहली देखो तीन संख्याओं का औसत कितना है, 1.2 है। तो 1.2 की यानी कि तीन 30 संख्याओं का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया 12 से 36, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, बाद की पहली जो 20 संख्याएं हैं उसका औसत कितना है, 1.1 है। 1.1 का मतलब हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि 22 आ जाएगा। और बाद की जो 9 संख्याएं हैं उसका औसत कितना है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो इसको सम करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 31 आएगा। यानी कि 29 संख्याओं का जो औसत सम आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 31 आ गया, और 30 संख्याओं का जो सम है वो 36 आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे, जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया इसमें से अगर आप माइनस करोगे, तो इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास 5 बचेगा, यानी कि जो अंतिम संख्या होगी ये हमारे पास लास्ट नंबर हो जाएगा, लास्ट नंबर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लास्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर हो जाएगा, लास्ट नंबर, ये हमारे पास हो जाएगा 5। तो यानी हमारे पास सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहना चाह रहा है, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 15 है, और अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना है, क्या 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या बतानी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। चार संख्याएं दी हुई है, उनकी चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का जो औसत है, देखो मैं चार संख्याएं मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको मान के कर लेते हैं। पहली संख्या मैं मान लेता हूँ ए, दूसरी संख्या मान लेता हूँ बी, ठीक है, तीसरी संख्या मान लेता हूँ सी, और चौथी संख्या मान लेता हूँ डी। ये मेरे पास चार संख्याएं हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है क्या, इन्होंने बोला है कि पहली जो तीन संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो कितना है, वो 15 है। यानी इनका जो सम आ जाएगा, इनका सम, इनका औसत तो 15 है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम हो जाएगा दोस्तों कितना, 3 पंजे 15, 15 से 45, यानी कि 55 आ जाएगा, 45। अंतिम तीन संख्याएं जो है, इन अंतिम तीन संख्याओं का जो औसत आ जाएगा वो कितना दिया हुआ है इन्होंने, अंतिम तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है 16। तो इसका जो सम हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16 थी 48, यानी कि 48 हो जाएगा, 48। इनका सम कितना हो जाएगा, 48। तो मैं यहाँ से नई चीज एक लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ भैया, मैं ये लिख सकता हूँ कि a प्लस के b प्लस के c बराबर कितना है, 45 है, और b प्लस c प्लस d बराबर कितना है, आप बोलोगे ये हो जाएगा 48। समझ पा रहे हो बात। इन्होंने बोला यदि अंतिम संख्या क्या है, 19 है, तो अंतिम संख्या 19, यानी कि डी का मान कितना है, 19 है। तो अगर मैं डी का मान 19 रख देता हूं तो मेरे पास बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 19 ही बचेगा, नहीं 19 नहीं 29 बचेगा, 29 बचेगा बी प्लस सी की वैल्यू। तो हमें पहली संख्या बतानी है, तो आप मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 45 है। तो यहाँ पे अगर मैं b प्लस सी का मान रख देता हूँ तो 29, और बराबर हो जाएगा 45, तो यहाँ से मैं a का मान निकाल सकता हूँ आराम से। तो a बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16 में से ये बचेगा हमारे पास 16। ठीक है, 45 में से आप 29 माइनस करोगे तो 16 बचेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 69 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से एक बार सुनिए। 69, 100 आंकड़ों का औसत कितना है, 56.5 है। उसमें से पहले तीन आंकड़ों का औसत कितना है, 50 है। बाद के चार आंकड़ों का औसत अगले
4 आंकड़ों का औसत कितना है, 40 है। यदि 8वां 9वां और मतलब ठीक है, ध्यान समझेंगे, 8वां जो आंकड़ा है 9वें आंकड़े से 10 कम है, और 10वां आंकड़ा आंकड़े से कितना 6 कम है, तो 8वां आंकड़ा बताना कितना होगा। ओके, ध्यान से समझेंगे। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 10 आंकड़े हैं, उनका औसत कितना है 500, 56.5 है। तो मैं मान लेता हूँ इन 10 का सम कितना हो जाएगा, इन 10 का सम जो हो जाएगा भैया वो 56.5 का मतलब हो जाएगा, इसका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 565, 565 हो जाएगा सम। ये बात आप समझ में आ गई। अब इन्होंने बोला कि पहले 3 आंकड़ों का औसत कितना है, 5 है, 50 है, तो पहले 3 का औसत कितना है, 50 है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल कुल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 150 हो जाएगा भैया। आपको बात समझ में आ गई। अगले जो 4 आंकड़े हैं उसका जो औसत है वो कितना है, वो 60 है, तो जो इनका सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो 10 आंकड़ों का सम दिया हुआ है, और ये टोटल मिला के कितने का, ये 7 आंकड़ों का सम है, तो 7 आंकड़ों का सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 0, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3, यानी कि 390 हो जाएगा। तो इस 390 को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कौन सा, मेरे पास 8th नंबर बचेगा, मेरे पास 9th नंबर बचेगा, और मेरे पास 10th नंबर बचेगा, यानी कि ये 10 अंक हमारे पास बचेंगे, ये 10 आंकड़े हमारे पास बचेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका जो इसका अंतर है वो निकाल दीजिए आप, 5 बचेगा, 16 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ये हो जाएगा 175। यानी कि जो सॉरी दोस्तों, ये जो हमारे पास 3 आंकड़े बचे इनका सम 175 है। बात आगे समझ में। अब ये आंकड़े किस किस तरीके से दे रखे हैं आपको वो समझना है। यदि 8वां जो आंकड़ा है वो 9वें आंकड़े से 10 कम है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 9वां आंकड़ा, ठीक है, और 10वें आंकड़े से 6 कम है, मैं मान लेता हूँ 10वां आंकड़ा जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास मान लेते हैं, वो हमारे पास x है, ठीक है, और अगर 10वां आंकड़ा x है तो 8वां आंकड़ा 6 कम है उससे, यानी कि x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा, और 9वें आंकड़े से 10 कम है, तो अगर 9वें आंकड़े से 10 कम होगा तो इससे 10 ज्यादा होगा 9वां आंकड़ा, यानी कि ये x प्लस के 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई, x प्लस के 4 हो जाएगा। अब इनका सम हमें दिया हुआ है, इनका क्या दिया हुआ है, हमें सम दिया हुआ है, तो इनका सम निकाल लीजिए आप, इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा 3x, ये हो जाएगा 3x माइनस के 2, और बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 175, ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर आपके पास 177, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, x 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 3 नम 27 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 59। हमसे पूछा कि 8वां आंकड़ा क्या है, तो 8वां आंकड़ा क्या हो जाएगा, 8वां आंकड़ा x माइनस के 6 हो जाएगा, यानी कि x माइनस के 6 बराबर हो जाएगा 53, तो 53 हमारा इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है, आप इसको होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसके 70 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 70 का आपको आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 71, आरोही क्रम में व्यवस्थित 47 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई कितनी है, 272 मीटर है। 47 टावर की बात हो रही है, इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 272 मीटर है। यदि पहले पहले 23 पहले 23 टावरों की जो ऊंचाई है वो 272 है, और अंतिम 23 टावरों की जो ऊंचाई ऊंचाई है वो भी 272 है, तो 24वें टावर की ऊंचाई हमें बताना कितनी होगी। तो आसान क्वेश्चन रहा। आप मुझे बताइए, अगर पहले 23 टावरों की 272 है और बाद के 23 टावरों की कितनी है, 272 है, तो 24वें टावर की कितनी हो जाएगी, 24वें टावर की भी तो 272 हो जाएगी, तभी तो हमारा टोटल जाके 272 निकलेगा। भाई 23 जो टावर है, 23 टावर, इन 23 टावरों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 272 है। अब जो बाद के 23 टावर है उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, उनकी औसत ऊंचाई भी 272 है। यानी मैं कह सकता हूँ, इन टोटल को मैं कह सकता हूँ कि 46 टावरों की जो ऊंचाई है मेरे पास वो कितनी है, वो 272 है, और हमें दिया हुआ है कितना, हमें दिया हुआ है कि 47 टावर की जो ऊंचाई है वो भी 272 है। तो आप मुझे बताइए, इसमें जो एक टावर ऐड होगा
47वां टावर जो ऐड होगा उसकी ऊंचाई भी तो 272 ही आएगी। 47वां जो टावर आएगा वो भी तो 272 ही आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 272 ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 72 नंबर की। ठीक है, 35 टेलीकॉम टावर की ऊंचाई कितनी है, 284 है। और पहले 17 की कितनी है, 284 है। अंतिम 17 की कितनी, 286 है। और 8वें टावर की बतानी कितनी होगी, 18वें टावर की। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा अलग है। 35 टावर हमें दिए हुए हैं, इन 35 टावरों की जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, इन 35 टावरों की जो ऊंचाई दी हुई है दोस्तों वो कितनी दी हुई है, आप बोलोगे भैया 35 टावरों की जो ऊंचाई हमें दी हुई है कितनी, हमें दी हुई है इसकी 284। अब इस 284 इनको सम करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 9940 आएगा, 9940। अब इसमें से 17 जो टावर दिए हुए हैं स्टार्टिंग के, उसकी तो 284 दी हुई है, उसकी कितनी दी हुई है, 284 दी हुई है। तो आप इसके मल्टीप्लाई 17 से करोगे कितना आएगा, आप यहां से निकालोगे कितना आएगा, 4828 आएगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। 17 टावर ये हो गए, और बाद के जो 17 टावर है, अंतिम जो 17 टावर है, उनकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, उनकी जो औसत ऊंचाई है वो है हमारे पास कितनी, 286। तो उनका सम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया उनका सम आ जाएगा कितना, 4800 कितना आ जाएगा, 4862 आ जाएगा। ठीक है, अभी 34 टावर हो गए, इनका जो टोटल सम हो जाएगा ये 34 टावर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 34 टावर हो जाएंगे। अब 34 टावर में इनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9। ये आपके पास 8 और 8 16 का 6 हो जाएगा, 6 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, इतना आ जाएगा आपके पास। ये कितना आ जाएगा, 9690 आ जाएगा। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, ये 35 टावरों की ऊंचाई है और ये हमारे पास 34 टावरों की ऊंचाई है। तो जो हमारे पास एक टावर बचेगा उसकी ऊंचाई हमें चाहिए 18वें टेलीकॉम टावर की, और वही हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये बचेगा 0। और 14 में से 9 जाएंगे, आपके पास बचेगा 5। और ये बचेगा आपके पास कितना, 8 में से 6 जाएंगे 2, यानी कि 250 उसकी ऊंचाई रहने वाली, 250 उसकी ऊंचाई रहने वाली, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करता हूँ 37 नंबर के। दो टावरों की ऊंचाई कितनी है, 82 है। 18 की 82 है। अंतिम की 86 है। 19वें की बतानी, क्या आप इसका आंसर नहीं बता सकते, बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसका आंसर भी आपको 73वें का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर भी आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, दो चार क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ जिससे आप भी प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से। हालांकि आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो, 46 टावरों की ऊंचाई कितनी है, 276 है। 21 टावरों की 276 है। उसमें से 21 बाद के जो टावर हैं उनकी कितनी है, उनकी भी 276 है। तो आप बताओ 22वें की कितनी होगी, भाई सबकी 276 आ रही है तो उसकी भी 276 होगी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 75। 5 समकालीन संख्याओं में से पी क्यू आर एस का औसत जो है क्यू आर एस से बड़ा है, और एस क्यू आर से, अच्छा क्यू आर से बड़ा है, इसमें दिया हुआ है क्यू आर से बड़ा है, यानी कि क्यू बड़ा है आर से, और एस से छोटा है, यानी कि एस से छोटा यानी इससे बड़ा एस है। ठीक है, पी सॉरी की क्या है ये, क्यू पी टी का औसत भी है। क्यू क्या है, पी और टी का औसत है, यानी मैं कह सकता हूँ पी प्लस टी अपॉन अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये क्यू है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। इस क्रम में सबसे बीच की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, ये बताना। इन्होंने बोला 5 समकालीन संख्या जिसमें से क्यू सॉरी आर पी और एस का औसत है, तो इसमें आर भी तो दिया हुआ है, आर बराबर क्या है, पी प्लस एस का औसत है, ये दिया हुआ है। आप इसको आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा, ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझोगे तो आप इसका आंसर बहुत इजीली निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात की नहीं। अब यहाँ से मैं दो तीन चीज आपको बता सकता हूँ कैसे, दो तीन चीज हम यहाँ से कर सकते हैं, हम यहाँ से इक्वेशंस वगैरह बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों P प्लस एस की, देखो अगर मैं बात करता हूँ P प्लस एस की, तो यहाँ से हमारे पास P प्लस एस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 2R हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन अगर मैं P प्लस टी की बात करता हूँ तो P प्लस टी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2Q हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई। ठीक है, बात आ गई समझ में। एक इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, एक इक्वेशन हमें दी हुई है क्या,
इसमें एक इक्वेशन हमें ये दी हुई है, ये वाली, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं इसको भी लिख लेते हैं। कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे देखो, R से बड़ा है क्या Q, और Q से बड़ा है, ठीक है। बात आगे समझ में कि नहीं आगी? आप मुझे बताइए, अगर R से बड़ा है Q, तो मुझे बताइए 2R से बड़ा 2Q होगा। भाई अगर R से बड़ा Q है, तो अगर उनकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो मुझे एक बात बताइए, 2R से बड़ा होगा फिर भी 2Q। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। तो आप मुझे एक बात यहाँ से एक और बताइए, क्या आप मुझे बताइए, अगर P प्लस S की बात करूं, तो ये बड़ा होगा P प्लस T से। ये बात तो समझ गए होंगे, मैंने इनका मान रख दिया इक्वेशन से निकाल के। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अब P तो सब में कॉमन है, तो P कॉमन है, यानी कि मैं कह सकता हूँ S से बड़ा है T। ये भी बात आपको समझ में आ गई, S से बड़ा क्या है, T है। अब अगर S से बड़ा T है, तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप मुझे S से बड़ा T है, तो अगर S से बड़ा T है, तो आप मुझे बात बताइए, S किससे बड़ा है, R से बड़ा है। तो यहाँ से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि S जो है वो R से बड़ा है, यानी मैं ये भी तो कह सकता हूँ R जो है वो S से छोटा है, ये भी तो कह सकता हूँ। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़े से ना खांसी के लक्षण लग रहे हैं। देखो, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें दो इक्वेशन हमारी बनी, क्या S बड़ा है T से, सॉरी T बड़ा है S से, और R भी बड़ा है S से। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप मुझे बताइए, अगर इस तरीके की कंडीशंस है, तो क्या मुझे ये भी पता चल जाएगा यहाँ से कि P बड़ा होगा, P बड़ा होगा किससे, R से। P बड़ा होगा R से, सॉरी R बड़ा होगा P से, R बड़ा होगा P से। यहाँ से मुझे ये भी तो पता चल सकता है R बड़ा होगा P से। क्यों होगा? क्योंकि भैया R जो है वो P और S का औसत है। R जो है वो P और S का औसत है, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ से मुझे एक बात बताइए, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी, क्या बन जाएगी? देखो, P से बड़ा कौन है, R है। R से बड़ा कौन है, Q है। Q से बड़ा कौन है, S है। और S से बड़ा कौन है, S से बड़ा T है। ये इक्वेशन आपकी एक बन जाएगी यहाँ से। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इस क्रम में सबसे छोटी, सबसे बड़ी और बड़ी, सबसे बीच की संख्या बतानी, सबसे बीच की संख्या। तो सबसे बीच की संख्या Q है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 76 नंबर, ठीक है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को औसत तापमान कितना है, 29.9 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को औसत तापमान कितना है, 31.3। ठीक। यदि सोमवार को तापमान 27 डिग्री होता है, दर्ज किया जाता है, तो गुरुवार को कितना होगा, ये बताना आपको। देखो, मंडे, मंगलवार को कह देता हूँ ट्यूसडे, और बुधवार को बोल देते हैं वेडनेसडे। इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 29.9 गुणा 3 हो जाएगा। समझ में आगे बात की नहीं आगे? 29.9 गुणा कितना हो जाएगा, 29.9 गुणा 3। इसका अगर मैं सम निकालता हूँ, एम मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का अगर मैं सम निकालता हूँ 89.7 ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ ट्यूसडे और बुधवार को क्या कहते हैं, बुधवार को हम कहते हैं वेडनेसडे, और प्लस थर्सडे की मैं बात करता हूँ थर्सडे की, तो इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 31.3 गुणा 3, ठीक है। तो इसका सम कितना आ जाएगा, आप 31 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31 या 93, 3 या 9। यानी मैं कह सकता हूँ ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे का जो आंसर आ जाएगा वो सम कितना हो जाएगा, या हो जाएगा 93.3, 93.9। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो, आपको बात समझ में आ गई? हमें निकालना क्या है यहाँ से, हम एक काम करेंगे दोस्तों,
क्या मैं इसमें इस वाली इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी इसमें से अगर मैं ये वाली इक्वेशन घटा देता हूँ तो देखो टी डब्ल्यू कट जाएगा। अब बचेगा हमारे पास कितना, थर्सडे माइनस ये बचेगा हमारे पास थर्सडे माइनस के मंडे, और बराबर कितना आ जाएगा इसमें से, ये तो ये कट जाएगा, इसमें बचेगा कितना आपके पास बचेगा 2, और ये कितना बचेगा 13 में से आपके पास 9 जाएंगे, कितना बचेगा आप बोलोगे 4 बचेगा। ठीक है, बात आगे समझिए, 4.2 बचेगा। अब हमारे पास हमें चाहिए क्या, गुरुवार का चाहिए, मंडे का हमारे पास दिया हुआ है 27, तो थर्सडे का क्या आ जाएगा 27, इसमें ऐड कर दिया, 27 4 31 होता है, तो 31.2 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 31.2 आ जाएगा आपके पास डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपके पास गुरुवार का तापमान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 77 नंबर। 20 पुस्तकों का औसत कितना है, 14 रुपए है, जबकि उनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है, 13 रुपए है। तो 20 का कितना है, 14, 14 दूनी 28, 240 80 हो जाएगा। 20 गुणा कितना हो जाएगा, 20 गुणा 14। ठीक है, 18 पुस्तकों का कितना है, 13 है, तो इन 18 पुस्तकों का कितना है, 13। 13 अट्ठे कितने होते हैं, 13 अट्ठे 104 होते हैं। ठीक है, और 13 कम 13 और कितना हो जाएगा 10, 13 और 10 हो जाएगा 23, कितना आ जाएगा। बची हुई दो पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य कितना है दूसरी पुस्तक से 21% 21.05% कितना अधिक है, तो उन दोनों पुस्तकों में से हर एक का मूल्य बताना कितना होगा। ओके, अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 बचेगा। यहाँ आपके पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7, यानी कि 46 आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ जो 46 होगा वो दो पुस्तकों का सम होगा, दो पुस्तकों का सम हो जाएगा। अब उन दो पुस्तकों को मैं मान लेता हूँ, एक तो मेरे पास 100% है, और एक में मान लेता हूँ एक है 100x, और प्लस एक कितनी है, एक है मेरे पास 121.05x, और बराबर कितना है, ये 46 है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से आप क्या कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल, आप इसको ऐड करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 221.05x आ जाएगा, और बराबर कितना है हमारे पास 46 है। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे किसकी, आप यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे किसकी निकालोगे, x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना निकल के हमारे पास यहाँ से आएगा, ये हमें बताना है। अगर मैं इसको दोस्तों और इजी तरीके से करने की कोशिश करूँ, अगर एक पुस्तक का मूल्य 21.05% है, मैंने एक गलती कर दी, एक गलती हमने क्या कर दी दोस्तों, हमने ये अधिक मान लिया, हमने ये गलती कर दी क्या, गलती हमने ये कर दी दोस्तों कि जो हमने दूसरी पुस्तक मानी वो उससे 21.05% अधिक मान ली, जबकि जो दूसरी संख्या है वो, अगर मैं पहली संख्या 100x मानता हूँ तो दूसरी संख्या पता क्या है, वो है आपके पास 21.05x, और इसका सम है 46। आप इसको ऐड कर लीजिए, आप इसको ऐड करोगे तो जो आपके पास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये परसेंटेज में, तो कितना निकल के आएगा, 121.05x निकल के आएगा, परसेंटेज में चेंज करूंगा तो कितना आएगा, ये 46 बटे कितना आ जाएगा, 121.05, और गुणा हो जाएगा आपके पास 100। तो यहाँ से आपके पास x का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, वो निकल के आएगा आपके पास कितना दोस्तों, वो निकल के आएगा आपके पास 38। आपके पास कितना निकल के आएगा, 38 निकल के आएगा। यानी मैं कह सकता हूं अब 38, 100% था नहीं, तो 38 कितना हो जाएगा, अब 100 गुणा 38/100, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या तो 38 आ जाएगी, और अगर पहली संख्या 38 आ गई तो दूसरी संख्या 8 हो जाएगी, क्योंकि यही हमारे पास इसका उत्तर बनेगा, बी ऑप्शन हमारे पास इसका उत्तर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 77। वर्ष के पहले 3 महीनों में एक परिवार 10 रुपये औसत महीने के हिसाब से खर्च करता है। पहले वर्ष के पहले 3 महीने में एक परिवार का 10 औसत मासिक खर्च, 10 औसत मासिक खर्च, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है।
परिवार का औसत मासिक खर्चा ये, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये थोड़ी सी गड़बड़ हमसे हो गई, ये गलत है, मतलब ये सही नहीं। क्वेश्चन ये है आपके पास कि तीन क्वेश्चन हमारे पास दिया है, वर्ष के पहले 3 महीने में एक परिवार का जो औसत मासिक खर्च है वो कितना है, वो है 720 रुपये। 720 रुपये क्या है, औसत मासिक खर्च। ठीक है। अगले 4 महीने में, ये 6 महीने का है तो 6 महीने का टोटल कितना खर्च हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 दूनी 12 का 2, 6 सत्ते 42, 42 और एक कितना हो जाएगा, 42 और एक हो जाएगा 43, इतना हो जाएगा 4 महीने में। अगले 4 महीने में कितना हो जाएगा, अगले 4 महीने में 695 गुणा 4 हो जाएगा, तो कितना सम आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजे 20 का 0 हो जाएगा, 4 नम 36, 36 और 2 हो जाएंगे आपके पास 38 का 8 हो जाएगा दोस्तों, और 4 छंग 24, 24 और 3 हो जाएगा आपके पास 27, ये आ जाएगा बात के 4 महीने। और अंतिम 5 महीनों में 720 का है, अंतिम 5 महीनों में क्या है, पहले 3 महीने का था ना यार, माफी चाहूंगा दोस्तों, हमसे गड़बड़ हुई है। हमसे गड़बड़ क्या हुई है, इन्होंने पहले 3 महीने का दिया हुआ था हमें, हमने 6 महीने का जो लिखा, ये पहले 3 महीने का, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले 3 महीने का जो औसत है वो कितना है, वो 720 रुपये है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो आप, 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी कि 2120, और बाद के 4 महीने को कितना है, बाद के 4 महीने का है आपके पास 295, 995, 900 नहीं 695, तो 695 कितना हो जाएगा, 695 है। और आपके पास जो 695 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 695 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 695 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो आपके पास अभी कितना आया था, 2780 आया था। ठीक है। और जो बाद के 5 महीने दिए हुए हैं, बाद के 5 महीने उनका कितना है, उनका है 732, तो इसका 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, 5 से 15 और एक 16 का 6 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, 35 और एक हो जाएगा 36 ही आ जाएगा। हमें बताना है यदि पूरे वर्ष की कुल बचत है आपके पास 1632 रुपये, तो परिवार का औसत मासिक आय कितनी है ये बताना है। ओके, ये बतानी है आपके पास। इन सबको ऐड कर लीजिए, एक महीने में जो खर्च हुआ, एक साल में जो पूरा खर्च हुआ, जो वो हमें पता चल जाएगा। पूरा खर्च कितना हुआ, आप बोलोगे 0, 6 और 6 12 8 20 का 0 आ जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 14 और 2 हो जाएगा 16 का 6। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 4 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, इतना आ जाएगा आपके पास, कितना, ये आ जाएगा खर्च आपके पास एक साल का। अब इसमें बच कितना रहा है, इसमें 1632 रुपये बच रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टोटल हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 10, यानी कि 10,232 रुपये, 10,232 रुपये वो कमाता है एक साल में, तो उसका मासिक बताना है तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 नंबर 108 होते हैं, और 12 अट्ठे 96 होते हैं, आप इसको डिवाइड कर देंगे, 1232 को 12 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास निकल के आएगा, वो निकल के आएगा ये ये आपके पास उसका मासिक क्या आ जाएगा, मासिक आय आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, देखो अगले क्वेश्चन की बात करो, 3 धनात्मक पूर्णांकों का पी क्यू आर का औसत क्या है, 10 है, धनात्मक पूर्णांक है, यदि ये दिया गया है कि P बराबर है Q, Q बराबर है R के या बड़े हैं, और 3 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है P, 3 संख्याओं का माध्य का दी हुई है P+2, तो R का लघुत्तम संभव मान बताना क्या होगा, लघुत्तम संभव मान। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन कह सकते हैं आप, करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तगड़ा हो या कैसा भी हो हमें तो करना ही है, और अब तो हमें तगड़े तगड़े क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं लगभग सारे। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे, इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि 3 संख्याएं का उसका औसत कितना है, 10 है, तो मैं इन 3 संख्याओं को लिख देता हूँ, P+Q और +R, और बटे हो जाएगा 3, तो इनका औसत कितना दिया हुआ, औसत दिया हुआ है आपके पास 10। ये बात आपको समझ में आ गई? क्या यहाँ से मैं एक बात नहीं निकाल सकता हूँ, एक बात ये निकाल सकता हूँ कि P+Q+R बराबर मेरे पास हो जाएगा 30, ये बात आपको एकदम समझ में आ गई।
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आर के सबसे छोटे मान के लिए क्या होगा? पी का मान 8 से अधिक नहीं हो। जो आर है, आर का अगर सबसे छोटा मान अगर मैं रखता हूँ, तो जो पी का मान होगा वो होगा हमारे पास 8 से बिल्कुल भी अधिक नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि माध्यिका कितनी है? माध्यिका 10 दी हुई है। तो अगर माध्यिका 10 बनानी है, इसकी वैल्यू अगर मुझे 10 बनानी है, तो आर का मिनिमम मान मुझे क्या रखना पड़ेगा? आर का जो मिनिमम मान होगा उसके मान के लिए पी की वैल्यू हमारे पास 10 होगी, पी की वैल्यू हमारे पास 8 होगी, ये बताना है। ध्यान रखेंगे, अगर मैं मान लेता हूँ पी मान, पी बराबर मान लेता हूँ पी बराबर मैं मान लेता हूँ 8, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर p बराबर मैं 8 मान लेता हूँ, तो आप मुझे बताइए q कितना हो जाएगा? अगर p बराबर मैं 8 मान लेता हूँ, तो q बराबर कितना हो जाएगा? q बराबर हो जाएगा p प्लस 2, p प्लस 2, p प्लस 2 हो जाएगा। माध्यिका की बात हो रही है, तो माध्यिका तो बीच वाली संख्या होती है ना। माध्यिका क्या होती है? मैंने आपको बताया था, माध्यिका बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या माध्यिका है। यानी कि जो माध्यिका है वो p बराबर q बराबर p प्लस 2 हो जाएगा। तो p प्लस 2 का मतलब क्या हो जाएगा? q का मान कितना आ जाएगा? q का मान आ जाएगा हमारे पास 10। q का मान हमारे पास 10 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर q का मान हमारे पास 10 आ गया, तो r का मान कितना बचेगा? आप मुझे बताइए r का मान कितना हो जाएगा? इसमें रख दीजिए। आज p की वैल्यू कितनी है? 8 है, माध्यिका कितनी है? 10 है, प्लस r बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा? 12। यानी कि मेरे पास r का मान कितना आ गया? r का न्यूनतम मान आ गया हमारे पास 12। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? समझ गए बात को? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है? कक्षा ए और कक्षा बी के गणित के औसत अंक क्रम से 80 और 99 है। गणित में देखो 99 अंक आए। कक्षा ए और कक्षा बी के गणित के अंकों का जो क्रम है वो है 80 और 90, औसत अंक है ये। कक्षा ए में कुल छात्रों की संख्या 45 है, कक्षा बी में कुल छात्रों की संख्या 50 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 5 न्यूनतम अंक निकाले जाते हैं, तो जिनके कारण दोनों कक्षा ए और बी के कुल मिलाकर औसत क्या है? 3 बढ़ जाता है। तो हटाए गए अंकों का औसत बताना कितना होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से आपको समझना भी है। ध्यान से आपको क्या करना है? समझना भी है। आप मुझे बताइए, अगर मैं इनका औसत, टोटल औसत निकालता हूं तो कैसे निकलेगा? आप बोलोगे भैया यहाँ एलिगेशन आप लगा दीजिए। एलिगेशन जो हमारे पास रामबाण है उसको लगा दीजिए। ये ए की बात है, ये बी की बात है। कक्षा ए, कक्षा बी। कक्षा ए में मैथ्स का जो रन है वो कितने हैं? मैथ्स के जो अंक है वो 80 है। कक्षा बी में कितने हैं? 99। तो ओवरऑल हमें निकालने, इस एक्स का मान हमें निकालना है। और इनकी संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? एक में 50 है, एक में 45। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 9 और इसमें लिख देता हूँ 5। इनका औसत ही मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, 9 और 10 लिख देता हूँ, है ना। ये आगे बात समझ में। अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे 90 हो, देखो ध्यान से समझेंगे, हमें डायरेक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं ऐसी संख्या लिखूं, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिखूं जिसमें से 80 घटाऊं तो 100 आए, और जिसमें से 99 घटाऊं तो 9 आए, तो यहाँ पे 90 लिख लो आप। यहाँ पे अगर आप 90 लिख लोगे तो 80 में से जाएंगे 10 बचेंगे, और 99 में जाएंगे तो 9 बचेंगे। यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर 90 हो जाएगा। यानी जो इनका ओवरऑल औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 90। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। 90 आ जाएगा टोटल x का मान। तो जो नया औसत होगा दोस्तों, जो न्यू एवरेज इनका होगा, न्यू एवरेज जो इनका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। यानी कि 90 प्लस के 3 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 93 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 93 हो जाएगा। अब मान लीजिए दोनों कक्षाओं में से न्यूनतम जो अंक है वो 10 आपको निकालनी। न्यूनतम जो 10 अंक है, न्यूनतम जो 10 अंक है, माने कि 5 इसमें से निकले, 5 इसमें से निकले, उनका औसत कितना है? ए मान लीजिए। जो न्यूनतम 10 अंक है उसका औसत मैं मान लेता हूँ ए। तो आप मुझे बताइए, जो 93 एवरेज हमारे पास आएगा वो कब आएगा? जब हम दोस्तों 90 एवरेज था हमारे पास, टोटल संख्या कितनी थी? 95 थी, ये टोटल था हमारे पास। और इस टोटल में से हमने 10 अंकों का एक 10 लोगों को निकाल लिया जिसका एवरेज ए था, और इन सब को फिर हमने डिवाइड कर दिया कितने लोगों में? हमने इनमें डिवाइड कर दिया 10 लोगों में। 10 लोगों में क्यों डिवाइड किया? सॉरी 10 नहीं, 85 लोगों में ना, माफी चाहूंगा, 85 लोगों में, क्योंकि 10 लोग निकले ना, तो 95 से 85 बचेंगे ना। 85 लोगों में डिवाइड किया, तब जाके हमारे पास 93 एवरेज आया। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? देखो ये टोटल है,
इसमें से 10 लोग निकले, 85 लोग बचे। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर हमारे पास 93 एवरेज आ गया। आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। अब आप क्या कर दीजिए, 93 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 85 से। 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7905 आएगा। और बराबर कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0। 9 पंजे 45 का 5 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएंगे, 9 9 81 और 4 कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। और माइनस क्या आ जाएगा, 10A। हमें 10A का मान निकालना, 10A का। अगर मैं इसमें से दोस्तों, अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, अगर मैं इसमें से 8550 में से 7905 अगर मैं माइनस कर दूं, जो मेरे पास बचेगा वो कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पे बचेगा भैया आपके पास 10A। 10A बराबर हो जाएगा आपके पास 645। तो यहाँ से आपके पास A का मान आ जाएगा, A बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 64.5 आ जाएगा। यानी कि जो बालक बाहर हुए हैं, 10 बालक, उनका जो औसत आएगा वो 64.5 आएगा। आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 80 है। ठीक है, मैं आपको 80 नंबर क्वेश्चन और बताऊंगा। 4 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, वो आप होमवर्क में कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें ज्यादा बताऊं, ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी फिर, है ना। देखो बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 80। ये क्या है, त्यागू को 5 विषयों में औसतंक 50% अंक मिले। उन अंकों का जो अनुपात है वो 20, 18, 16, 14 और 12। यदि उत्तीर्ण अंक के अधिकतम अंक का जो है 60% है, तो प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक समान है, तो वह परीक्षा में कितने विषय में उत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ, ये बताना है। ठीक है, ओके, बात आई समझ में कि नहीं आई, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए आप मुझे ये बताइएगा दोस्तों कि बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। देखो, हाँ ध्यान से देखो, इनके जो 5 अंक है वो कितने हैं, एक है 20, 18 है, 16 है, 14 है और 12। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आप मुझे बताइए, अगर मैं अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं दोस्तों, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इनको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10, ये आ जाएगा मेरे पास 9, ये आ जाएगा मेरे पास 8, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा मेरे पास 6। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया। ये बात आप समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपको समझ में आ गई। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको ध्यान से क्या समझना है, देखो, अगर मैं इसको ये भी ना करूँ दोस्तों, अगर मैं इसको इस तरीके से भी ना लिखूं, तो डायरेक्ट आप समझो, डायरेक्ट आप समझो कि डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसने बोला क्या है हमें, इसने बोला है कि जो औसत अंक है वो 50% है। ठीक है, औसत अंक कितने हैं, 50% है। औसत अंक कितने हैं, 50% है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे क्या समझनी है, आपको एक चीज समझनी है। मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल अंक है, मैं मान लेता हूँ जो टोटल 50 विषयों में, जो 5 विषयों में, 5 विषयों में जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 800। मैं मान लेता हूँ, चलो 800 मान लेता हूँ, ये टोटल हो जाएंगे 800। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइए इसका, अगर मैं इनको 5 विषयों में डिवाइड करता हूँ, टोटल कितना हो जाएंगे 800, और इनको मैं 5 में डिवाइड करता हूँ, 5 विषयों में डिवाइड करता हूँ, तो कितने कितने आएंगे, 160 160 आएंगे। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई, 160 आएंगे, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो आप मुझे बताइए टोटल हो कितना रहा है, टोटल, ये टोटल हो रहा है आपके पास कितना दोस्तों, ये टोटल हो कितना रहा है, आप इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपके पास कितना, 20 + 18, 20 + 18 +16 +14 +12। आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 20 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 20 और 20 40, 20 60 आ जाएगा, 60 आएगा, 80 आएगा, 20 और 20 नहीं 30 हो जाएगा ना, 30 ही हो जाएगा, 60 और 30 80 हो जाएगा, 80। यानी कि 80 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है, 80 यूनिट बराबर हमें, 80 यूनिट बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 80 यूनिट बराबर हमें दिया 160।
ठीक है, बात आ गई समझ में आपको। 80 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास, 80 यूनिट बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है 160 दिया, 160 नहीं 80 यूनिट बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, 80 यूनिट बराबर हमारे पास दिया है 800। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 800 तो हमने मैक्सिमम अंक माने, ये 800 कितने माने हमने मैक्सिमम। अब अगर ये मैक्सिमम अंक है तो मुझे एक बात आप बताइए, ये तो 50% अंक है, ये 50-50% है, तो इसका भी अगर मैं 50% निकालूंगा तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा, यानी ये 400 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपको बात समझ में आ गई, ये 400 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट का मान निकाल लूंगा, 1 यूनिट बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 5। बात यहाँ की आपको समझ में आ गई कि नहीं आई। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से। देखो 20 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 20 गुणा 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 18 गुणा 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 16 गुणा 5, 14 गुणा 5 और 12 गुणा 5। अब ये बराबर अंक कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास 100, ये आ जाएंगे 90, सॉरी 900 नहीं 90, और दूसरे ये आ जाएंगे आपके पास कितने 80, 70 आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे दोस्तों आपके पास 60। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई। आप मुझे बताइए, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मैक्सिमम अंक है इसमें उत्तीर्ण अंक कितने हैं 60%, तो मुझे इसका 60% निकालना होगा, मुझे इसका 60% निकालना होगा तो कितना आएगा 12 16 96, यानी कि 96 अंक मुझे चाहिए पास होने के लिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, पास होने के लिए अगर 96 अंक चाहिए तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, इसमें उत्तीर्ण कितने पे हुआ, भाई 96 तो एक में ही है, इसमें है 96 बस, तो इसमें ही तो पास हुआ ये, 96 से अधिक तो इसमें ही है, बाकी सब में तो फेल है, बाकी सब में फेल है, यानी कि 4 क्या है, 4 सब्जेक्ट में ये फेल हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, ध्यान से मैंने बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश की है। आपके पास 4 क्वेश्चन है, आपके पास ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों, कौन कौन से, आपके पास 81 है, ठीक है, आपके पास 81 है और 82 है, 83 है और 84, ये 4 क्वेश्चन आपके पास है। आप इन 4 क्वेश्चंस को होमवर्क के तौर पे करेंगे, आपको 6 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे मिल जाए। मैंने आपको 6 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए, 6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे दिए, आपको इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको इसका आंसर क्या बताना है कमेंट में बताना है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको टेलीग्राम पे, इसकी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ये है हमारे पास, इस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल को हम अपना जो करेंगे वो मॉक टेस्ट नंबर 21 करेंगे, जो लेवल 2 के मॉक टेस्ट आपके होने वाले हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट